कुछ दिनों में हमने वेनेजुएला में वो होते देखा जो हमने इतिहास के किताबों में पढ़ के रखा है। इंपीरियल पावर्स जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन जब दूसरे देशों पर कब्जा कर लेती थी उन्हें सुधारने के लिए जो काम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक जमाने में किया करती थी, आज वही काम अमेरिका कर रहा है और वो भी चौड़ में। अमेरिकन स्पेशल फोर्सेज ने रात के अंधेरे में एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो और उनकी पत्नी को अरेस्ट करके डिटेन करके वापस यूएस ले गए। अब दोनों अमेरिका के न्यूयॉर्क में इलिसिट ड्रग सप्लाई और वेपन्स रिलेटेड चार्जेस फेस कर रहे हैं। इस ऑपरेशन की जानकारी लोगों को देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब कुछ समय तक अमेरिका ही वेनेजुएला को चलाएगा। वहां के नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर वहां की सरकार तक हर चीज पर अब वॉशिंगटन का कब्जा रहेगा। इसी के साथ अमेरिका ने दुनिया को एक बार फिर से बता दिया है कि इंटरनेशनल लॉ उस पर लागू नहीं होता है। जो काम पुतिन ने यूक्रेन में किया, जिसके लिए उसे वॉर क्रिमिनल भी कहा गया, वही काम अब ट्रंप कर रहे हैं वेनेजुएला के ऊपर और शाबाशी भी मिल रही है। अब सोचिए कल चाइना भी यही काम कर देगा ताइवान के ऊपर, इंडिया के ऊपर, लद्दाख के ऊपर, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, और तब कोई बोलने वाला, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। देशभक्त के आज के एपिसोड में अमेरिका की इस दादागिरी को डिटेल में समझेंगे, देखेंगे क्या हुआ वेनेजुएला में, क्यों वेनेजुएला में जो कुछ हुआ वो दुनिया भर में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट का क्लियर इंडिकेटर है। आखिर क्यों ट्रंप को वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट करना पड़ा, क्या है इसके पीछे असली वजह, तेल, पेट्रोडॉलर या चाइना से लोहा लेना, और क्यों इस ऑपरेशन के बाद अब सारे वर्ल्ड लीडर्स की धड़कनें तेज हो गई हैं। अमेरिका के हिट लिस्ट में आखिर अगला टारगेट कौन होगा। वैसे तो वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में जो टेंशन्स हैं वो कई दशकों से चलती आई हैं और पिछले कुछ महीनों में हमने देखा था कि किस तरीके से अमेरिकन वॉरशिप्स को भेजा गया वेनेजुएलन कोस्ट के आसपास। ये जो इतिहास है, जो खटास है दोनों देशों के बीच में, इस पर हमने ऑलरेडी एपिसोड 1 में डिटेल में बात करके रखा है, उसे जाकर देखिएगा। आज का पार्ट 2 शुरू होता है जनवरी 3 तारीख से, जब सीआईए और अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है वेनेजुएला के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। 150 से ज्यादा यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ड्रोन, फाइटर जेट, बॉम्बर्स, 20 अलग अलग मिलिट्री बेसेस और नेवल शिप से लॉन्च किए जाते हैं। ये वॉरशिप्स बाय द वे सितंबर के महीने से ही वेनेजुएला के आसपास तैनात कर दिए जा चुके थे। वेनेजुएला के अंदर पहले से ही साइबर स्ट्राइक और बड़े हिस्सों में पावर कट कर दिया गया। रेडार इंस्टॉलेशन और एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। सुबह के 2 बजे हेलीकॉप्टर्स मडुरो के कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। वेनेजुएलन गार्ड्स फायर करना शुरू करते हैं। एक हेलीकॉप्टर हिट भी होता है, कुछ अमेरिकन सोल्जर्स घायल भी होते हैं, लेकिन ऑपरेशन रुकता नहीं है। डेल्टा फोर्स के 160th स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट मडुरो के कंपाउंड में दाखिल होते हैं और सिर्फ 3 मिनट के अंदर मडुरो के रूम तक पहुंच जाते हैं। अब ये टैक्टिकल प्लानिंग थी या वेनेजुएला के आर्मी ने पहले से ही मडुरो को बंदी बनाकर रखा हुआ था, अब ये डिबेट का विषय है कि इंटरनल पॉलिटिक्स क्या हुई थी, मडुरो को किसने धोखा दिया था, दगाबाजी दी थी। लेकिन सुबह 4:30 बजे तक मडुरो और उनकी पत्नी यूएसएस इडोजिमा पर ट्रांसफर हो चुके थे और फिर फाइनली वहां से वो न्यूयॉर्क ले गए। कुल मिलाकर इस ऑपरेशन में वही प्रिसिशन का इस्तेमाल किया गया जो आज से 15 साल पहले ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए किया गया था। फर्क बस इतना था कि ओसामा बिन लादेन एक कन्विक्टेड ग्लोबल टेररिस्ट था, अल कायदा का चीफ था, और मडुरो एक हेड ऑफ स्टेट, एक देश का प्रेसिडेंट। लेकिन इन छोटी छोटी बातों से ट्रंप सरकार को ज्यादा फर्क अब नहीं पड़ता है। सवाल यह है कि वेनेजुएला का तेल क्या अमेरिका के लिए इतना कीमती है या कोई और वजह है इस कांड के पीछे, और अगर कल चाइना ताइवान पर कब्जा करता है तो वो अमेरिका किस मुंह से चाइना को रोकेगा। क्या हम इंपीरियलिज्म के एक नए जमाने में वापस आ चुके हैं जहां जिसकी लाठी उसी की भैंस, एक दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ पावर को रिस्पेक्ट किया जाता है। अमेरिका की दादागिरी को आज सिर्फ एक देश मुंह तोड़ जवाब दे सकता है और वो है चाइना, क्योंकि चाइना ने रिसर्च, टेक्नोलॉजी और कड़ी मेहनत से अपने आप को विश्वगुरु बनाया है। वैसे अपने जिंदगी में भी आप एआई का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो, करियर में ग्रोथ ला सकते हो। आप भी इस एआई रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं विद आउटस्किल, उनके 2 दिन के एक्सक्लूसिव एआई वर्कशॉप के साथ, जो कि हो रहा है इस सैटरडे और संडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। वैसे तो ये एआई मास्टर क्लास है 10,000 रुपए का, लेकिन आउटस्किल हमारे पार्टनर्स हैं और ये देशभक्त सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। करना आपको बस ये है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना है और सारे डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगे। वैसे आपको इस एआई मास्टर क्लास में मिलेगा क्या? इस कोर्स में आपको 16 घंटे की ट्रेनिंग मिलती है जिसमें आप एक पर्सनलाइज्ड एआई टूल किट बना सकते हैं विद 10+ टूल्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर कर सकते हैं, आप अपने रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग के, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, इमेजेस और वीडियोस बनाना सीख सकते हैं, एआई एजेंट्स डेवलप कर सकते हैं। 40 से ज्यादा देशों से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस मास्टर क्लास को अटेंड करके रखा है। आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, कहीं भी काम करते हो, एंटरप्रेन्योर हो, आर्टिस्ट हो या जॉब करते हो, आपके करियर को एआई ये मास्टर क्लास डेफिनेटली अपस्किल कर सकता है। इस मास्टर क्लास में और डिटेल में जानने के बारे में, इसमें रजिस्टर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करिए। याद रखिए, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले के जमाने में एक दूसरे देश पर हमला करने पर सफाई देनी पड़ती थी, डेमोक्रेसी का बहाना दिखाना पड़ता था, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद वॉशिंगटन में जश्न का माहौल है और कोई ज्यादा जस्टिफिकेशन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि यह कोई रजीम चेंज से ज्यादा एक लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन है। उनके हिसाब से निकोलस मडुरो एक
नार्को टेररिस्ट हैं जिनके खिलाफ यूएस कोर्ट्स में पहले से ही चार्जेस दर्ज हैं। अमेरिका ने बस एक क्रिमिनल को पकड़ा है बस। क्रिमिनल के साथ देश का खूब तेल भी निचोड़ा जाएगा, वो अलग बात है। We're going to be taking out a tremendous amount of wealth out of the ground, and it goes also to the United States of America in the form of reimbursement for the damages caused us by that country. आने वाले दिनों का रोड मैप देते हुए ट्रंप ने कहा कि कुछ दिनों तक तो अब अमेरिका ही वेनेजुएला को रन करेगा, वहां के ऑयल सेक्टर को भी अमेरिकन कंपनीज ही संभालेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड की जाएगी वगैरह वगैरह, वहां भी अच्छे दिन आने वाले हैं। सच में क्या होने वाला है आपको और हमें अच्छी तरीके से मालूम है। बड़े बड़े कंपनीज आएंगे, ढेर सारा पैसा लगाएंगे, खूब सारा तेल निकालेंगे और गोल्ड जैसे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। खूब मालामाल होने वाली है ये कंपनीज, अमेरिका को भी खूब सारा लाभ होने वाला है। वेनेजुएला की जो जनता है अनफॉर्चुनेटली उन्हें इराक और लिबिया जैसा ही सिचुएशन फेस करना पड़ेगा, सालों तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ना उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। और इसका अगर आप इतिहास देखें तो आपको ढेर सारा डेटा मिल जाएगा। साउथ अमेरिका में इतने कंट्रीज हैं जहां अमेरिका ने दखलंदाजी दी, सत्ता पलट की, डेमोक्रेसी का नाम लिया, लेकिन अंत में 99% केसेस में वही हुआ, एक ही रिजल्ट हुआ, और वो है कि अमेरिका का लूट चला और जो आम जनता है और देश में अराजकता ही फैली। फिलहाल अमेरिका का कहना है कि वो वेनेजुएलन वाइस प्रेसिडेंट और मडूरो की क्लोज सर्कल की लीडर डेल्सी रोड्रिगस के साथ बातचीत में है, उनके साथ वो काम करना चाहते हैं। लेकिन रोड्रिगस ने कम से कम कैमरा के लिए पब्लिकली तो ये बात एक्नॉलेज नहीं की है। उल्टा उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर बचे खुचे मिलिट्री लीडर्स के साथ आकर अमेरिका के खिलाफ यूनिटी की बात की है, सॉवरेनिटी, एंटी इंपीरियलिज्म और अमेरिका को वर्ल्ड पुलिस बोलकर कंडेम भी किया है। लेकिन बैकग्राउंड में क्या डील चल रहा है ये बात अभी क्लियर नहीं है। उधर ट्रंप को अपना नोबेल प्राइज तक डेडिकेट कर चुकी मारिया कोरेना अब सीन से गायब होती नजर आ रही है। ट्रंप को भले ही नोबेल पीस प्राइज ना मिला हो, लेकिन मारिया ने अपना नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को डेडिकेट किया था, लेकिन लगता है ट्रंप ने उन्हें अपने दिल से माफ नहीं किया था। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि मारिया कोरेना और उनकी पार्टी के पास उतना सपोर्ट नहीं है, उतने नंबर्स नहीं है कि वो ट्रांजिशन गवर्नमेंट को संभाल सके। आपको याद दिला दे, ये वही लीडर है जिन्हें मडूरो ने 2024 का चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया था। मारिया कोरेना की जगह उस साल चुनाव उनके राइट हैंड एडमुंडो गोंजालेस ने लड़ा। कई यूरोपियन नेशंस ने और यूएस ने ऑफिशियली ये माना था कि 2024 का इलेक्शंस असल में गोंजालेस ने जीता था, ना कि मडूरो। इसका मतलब यह है कि मारिया कोरेना एक्चुअली अगली प्रेसिडेंट बन सकती थी, रिप्लेसमेंट हो सकती थी। लेकिन अब ट्रंप ने लैक ऑफ सपोर्ट वाली बात करके मामले को और पेचीदा बना दिया है। अब सवाल यहां यह उठता है कि अगर मारिया कोरेना के पास वो रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं है, वो नंबर्स नहीं है इंटरिम गवर्नमेंट को संभालने के लिए, बागडोर संभालने के लिए वेनेजुएला के, तो ऐसा कैसे हो गया यूरोप के तमाम देश और वेस्ट ने मारिया कोरेना को ही असली विजेता, उनके पार्टी को द विनर चूज किया था इन 2024, जो कि अब ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, उनके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके पास नंबर नहीं है। और जहां तक बात रही डेमोक्रेसी की, अब तो कोई हिपोक्रेसी करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मडूरो को हटाया गया है, उनके रजीम को वही बरकरार रखा गया है, उन्हीं के वाइस प्रेसिडेंट को चुना गया है। ट्रंप चाहते हैं कि उसी रजीम के साथ धंधा किया जाए। तो बात पैसे की है या बात डेमोक्रेसी की है, इतनी साफ तरीके से शायद हमने पहले रजीम चेंज नहीं देखा था कि अब तो कोई एक्सक्यूज और जुमला भी नहीं मार रहा है। मडूरो एक डिक्टेटर था, इस पर कोई डिबेट नहीं है। डिबेट इस बात पर है कि अमेरिका के पास क्या हक है, क्या अधिकार है कि एक दूसरे देश में जाके इस तरीके से वो हमला कर ले और अबडक्शन कर ले। दुनिया भर में इस बात को लेकर चिंता है। अमेरिका की इस हरकत को चाइना ने इंटरनेशनल लॉ का ब्लेटेंट वायलेशन बताया है। रशिया ने भी सिमिलर टोन में यूएस पर कड़े सवाल उठाए हैं। यूरोप अभी तक अनडिसाइडेड है, कुछ कंट्रीज न्यूट्रल स्टांस रख रही हैं, कुछ ने मडूरो के रिमूवल को सपोर्ट किया है, लेकिन फ्रांस जैसे देशों ने अमेरिका को कहा है कि वो पावर वेनेजुएलन ऑपोजिशन को ट्रांसफर कर दे। भारत ने इस पूरे मामले में अभी तक कोई ज्यादा कंसर्न नहीं दिखाया है। अभी तक हम अनडिसाइडेड हैं कि फौ अमेरिका के खिलाफ कुछ बयानबाजी करे ना करे, क्योंकि अगर कर दिया तो कहीं 25% टैरिफ और ना लग जाए। वेनेजुएला पर आक्रमण के ऑफिशियल कारण या एक्सक्यूजेस तो आप सुन चुके होंगे, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म, लॉ एनफोर्समेंट। लेकिन अब ट्रंप सच बात भी बयां कर रहे हैं कि असल में बात तेल की है। अब ये कम से कम अच्छी बात है। इराक की तरफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठ तो नहीं बोला जा रहा है लोगों को, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा तेल के अलावा बात पेट्रो डॉलर की है, बात सोने की है, बात स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स की है। सबसे पहले तेल की बात करते हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, 300 बिलियन बैरल से ज्यादा, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। लेकिन आयरनी यह है कि फ्लॉड सोशलिस्ट पॉलिटिक्स, सैंक्शंस, मिसमैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी शॉर्टेज की वजह से वेनेजुएला अपना ऑयल खुद इफेक्टिवली जमीन से बाहर नहीं निकाल पाया है। ट्रंप ने यह बात खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है कि अमेरिकन कंपनीज वहां जाएंगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को फिक्स करेंगी और प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। मतलब यह कोई हिडन एजेंडा नहीं है, यह ओपनली अब बोला जा रहा है। और ऑयल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है। ऑयल का मतलब है लीवरेज, ऑयल
का मतलब है जियोपॉलिटिक्स, ऑयल का मतलब है ग्लोबल प्राइसिंग पावर। और यहां हम पहुंचते हैं दूसरे लेयर पर, पेट्रो डॉलर सिस्टम। 1970s के बाद दुनिया में ऑलमोस्ट सारा तेल का ट्रेड यूएस डॉलर में होता है। चाहे इंडिया ऑयल खरीदे, चाहे चाइना, चाहे यूरोप, पेमेंट डॉलर में होती है। इस वजह से दुनिया का हर देश हमेशा से डॉलर की जरूरत में रहता है, जिसकी वजह से डॉलर वर्ल्ड रिजर्व करेंसी के तौर पर बन गया है। इतना ही नहीं, इसका मतलब यह भी है कि अमेरिका जब चाहे किसी भी देश को डॉलर सप्लाई बंद करके उसे अपने घुटनों पर ला सकता है, उसे मजबूर कर सकता है। मतलब अगर तेल चाहिए तो पहले डॉलर लेकर आओ, और अगर डॉलर चाहिए तो अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम में हिस्सा बन जाओ। प्रॉब्लम तब आती है जब कोई देश बोलता है कि हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। वेनेजुएला ने यह काम शुरू कर दिया था। चाइना के साथ युआन में ऑयल ट्रेड हो रहा था, रशिया के साथ नॉन डॉलर अरेंजमेंट, ईरान के साथ बार्टर स्टाइल एनर्जी डील। अब यूएस के बैकयार्ड में बैठा कोई देश यूएस डॉलर की अथॉरिटी को बाईपास कर रहा हो, यह बात भला यूएस कैसे बर्दाश्त कर सकता था? आज नहीं तो कल जो हुआ वो होने ही वाला था, और यह कोई पहली बार ऐसा अमेरिका ने नहीं किया है। हिस्ट्री हमें एक अनकंफर्टेबल पैटर्न दिखाती है। अगर आप अर्ली 2000s में देखो तो इराक ने ऑयल यूरो में बेचने की बात की, कुछ ही सालों के अंदर वहां भी यूएस ने तख्ता पलट कर दिया डेमोक्रेसी का बहाना देकर। लिबिया के मुअम्मर गद्दाफी ने भी गोल्ड बैक अफ्रीकन दिनार प्रपोज किया, यूएस ने वहां भी बैंड बाजा कर दिया। फाइनली ईरान ने डॉलर बाईपास करने के तरीके ढूंढे तो ईरान पर भी बम बरसा दिए गए। अमेरिका इन सब देशों पर अटैक सिर्फ और सिर्फ पेट्रो डॉलर सिस्टम को चैलेंज करने की वजह से कर रहा है, यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह इसका एक बहुत बड़ा कारण जरूर है। जब कोई कंट्री डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज करता है तो वो सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजन नहीं होता है, वो एक जियोपॉलिटिकल डिक्लेरेशन होता है, और यूएस फिर उसे उसकी जगह दिखाने के लिए मजबूर भी हो जाता है। अब आते हैं इसीलिए तीसरे लेयर पर, जियोपॉलिटिक्स। क्या अमेरिका की दादागिरी के चलते और कोई देश उसके इलाके के आसपास भी भटक सकता है? अमेरिका पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अब अपनी जागीर कह रहा है। पहले चुपचाप से कहता था, अब खुले में कह रहा है। And we're not going to allow the Western Hemisphere to be a base of operation for adversaries, competitors, and rivals of the United States. And they are not going to come from outside of our hemisphere, destabilize our region in our own backyard, and us have to pay the price for it. Not under President Trump. रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी ये बात सुनकर हंस रहे होंगे। अरे भाई, यही दलील तो उन्होंने यूक्रेन को अटैक करने के लिए दी थी। उनका भी तो कहना था कि यूक्रेन नेटो के साथ डील कर रहा है, मॉस्को के दरवाजे में अमेरिका को ला रहा है। कल चाइना भी ये बात कहे कि भारत पर हमला बोल देगा, अरुणाचल प्रदेश को खा जाएगा, लद्दाख पर हमला कर देगा। ये भाषा डेमोक्रेटिक पावर की नहीं है, ये भाषा एक इंपीरियलिस्ट राज की है। वेनेजुएला ऑपरेशन का सबसे खतरनाक एस्पेक्ट ये नहीं है कि कैसे एक सिटिंग प्रेसिडेंट, चलो मान लिया डिक्टेटर है, लेकिन कैसे एक सिटिंग प्रेसिडेंट को इस तरीके से अगवा कर लिया गया है। सबसे खतरनाक एस्पेक्ट यह है कि कैसे इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। अब जब इसको इस तरीके से आप नॉर्मलाइज कर दोगे तो कल कोई और भी होगा, कल कोलंबिया भी हो सकता है, कल मेक्सिको भी हो सकता है, ग्रीनलैंड भी हो सकता है, गाज भारत देश पर भी गिर सकती है। इस ऑपरेशन से एक बार फिर से यह बात क्लियर हो गई कि यूएस प्रेसिडेंट अब एक हाइपर पावर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिस बन चुका है। कांग्रेस को बाईपास कर दिया गया, वॉर पावर्स एक्ट को इफेक्टिवली इग्नोर कर दिया गया, कोई फॉर्मल डिबेट नहीं, डिक्लेरेशन नहीं, वोट नहीं, ओवरसाइट नहीं, सिर्फ एक प्रेसिडेंट का डिसीजन और दुनिया का नक्शा बदल गया। इस ऑपरेशन के बाद इंटरनेशनल लॉ की क्रेडिबिलिटी और भी कम हो गई है। सॉवरेनिटी, नॉन इंटरवेंशन, यूएन चार्टर, ये सब प्रिंसिपल्स पेपर पर ही रह गए हैं। पेपर को भी फाड़कर फेंक दीजिए। अब बेसिकली एक ही पावर अप्लाई करता है, जिसके पास है दम, उसी की बात अब चलेगी। गाजा में जो हुआ उसके बाद फिर से यूनाइटेड नेशन का सिस्टम भी एक्सपोज हो गया। स्टेटमेंट्स आए, कॉन्डेमनेशंस आए, लेकिन एक्शन जीरो। यूएस वीटो के आगे पूरा सिस्टम हेल्पलेस दिखता है। मतलब जो कंट्रीज यूएन को अपना शील्ड समझकर बैठी थी, उनके लिए मैसेज साफ है, यूएन आपको किसी से नहीं बचा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में स्ट्रॉन्ग स्टेट्स का रिस्पॉन्स सबसे इंटरेस्टिंग रहा। चाइना और रशिया ने कंडेम तो जरूर किया इस एक्शन को, लेकिन साथ ही साथ अपने स्ट्रेटजीज को वो अब हार्डन कर रहे हैं, अलायंसेस टाइटर हो रहे हैं, मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स फिर से लिखी जा रही है, क्योंकि जब रूल्स अनरिलायबल हो जाते हैं तो डेटरेंस ही लास्ट ऑप्शन बचता है। मतलब आने वाले सालों में हर दूसरा देश अपने डिफेंस पर ज्यादा खर्चा करेगा, क्योंकि किसी पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने ओपनली कहा है कि वेनेजुएलन लीडर्स अब अगला टारगेट हो सकते हैं अगर अमेरिका की वो बात ना माने। ये सिर्फ वेनेजुएला के लिए मैसेज नहीं है, ये दुनिया के हर लीडर के लिए मैसेज है, स्पेशली उनके लिए जो यूएस प्रेशर को रेजिस्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी ट्रंप ने पिछले कुछ घंटों में मेक्सिको, ग्रीनलैंड, क्यूबा, ब्राजील, यहां तक कि इंडिया को धमका दिया है। I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. They wanted to make me happy, basically. He wanted to, Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade. Yeah. And we can raise tariffs on them very quickly. सोचो उस इंडिया ने जिसने दशकों से अमेरिका का साथ दिया है, सोचो उस मोदी सरकार ने जिसने हमेशा ट्रंप को अपना दोस्त माना है, उसे इतनी बुरी तरीके से आज लताड़ा जा रहा है। और ये इसलिए है क्योंकि हमने अपनी स्ट्रेंथ नहीं बनाई है, हमने अपनी कैपेसिटी नहीं दिखाई है, क्योंकि इस न्यू एज इंपीरियलिज्म में पावर लॉ को फॉलो नहीं करता है, पावर लॉ को लिखता है। तो अगर इस वेनेजुएला कब्जे के बाद किसी ने ट्रंप को नहीं रोका
तो अगला नंबर किसका? वेनेजुएला के बाद सबसे अहम सवाल यह नहीं है कि अमेरिका क्या कर सकता है, अब सवाल यह रह गया है कि अमेरिका क्या करने से हिचकिचाएगा। क्योंकि एक बार जब आप एक सॉवरेन कंट्री के सिटिंग प्रेसिडेंट को इस तरीके से उठा लेते हो, बिना यूएन के मैंडेट, बिना वॉर डिक्लेरेशन, बिना एलाइज के, तो फिर रेड लाइन कहां है, कहां शुरू होती है, कहां खत्म होती है, किसी को नहीं मालूम। सबसे पहले ऑब्वियस लिस्ट जो अब ट्रंप नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो है क्यूबा और ईरान। क्यूबा दशकों से पहले से ही यूएस प्रेशर के अंडर आ चुका है, उनकी इकोनॉमी फ्रेजाइल है, सैंक्शंस ऑलरेडी मैक्स आउट हो चुकी हैं, मिलिट्री रिस्पांस उनका कुछ खास रहेगा नहीं। अगर वेनेजुएला लो रिस्क हाई रिवॉर्ड टारगेट था तो क्यूबा तो उससे भी ज्यादा एक्सपोज्ड है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी ट्रंप को। ईरान ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, मिलिटरीली वो स्ट्रांग है, रीजनल एलाइज हैं, लेकिन ऑयल, नॉन डॉलर ट्रेड और सैंक्शन बाईपास मैकेनिज्म्स ईरान ने जो किए हैं उसे वो अमेरिका के रेडार पर कंटिन्यूअसली रखे आया है। ट्रंप ऑलरेडी वार्न कर चुका है कि अगर ईरान में जो प्रोटेस्ट हैं उन्हें वायलेंटली सप्रेस किया जाए तो अमेरिका रेस्क्यू के लिए आ सकता है। अब रेस्क्यू का क्या मतलब है वो वेनेजुएला में दिखाई दिया है। फिर ट्रंप का अगला डिस्कंफर्ट जोन है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स प्लस जो डॉलर डोमिनेंस को ओपनली चैलेंज करने की बात कर चुका है। ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम, लोकल करेंसी ट्रेड, न्यू डेवलपमेंट बैंक्स, ये सब वॉशिंगटन के लिए कोई इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, अपने पावर स्ट्रक्चर के अगेंस्ट एक बगावत है। रशिया ऑलरेडी मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर झेल रहा है, चाइना ने फाइट बैक जरूर किया है। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एआई, डिप्लोमेसी, हर लेवल पर चाइना अब लीड करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए चाइना के लिए कोई डायरेक्ट वेनेजुएला स्टाइल ट्रीटमेंट नहीं होगा। वैसे ट्रंप के टैरिफ सिर्फ चाइना पर फेल कर गए हैं, उस पर अलग एपिसोड हमने बना के रखा है, उसे देख लीजिएगा। लेकिन इंडिया के पास जो पोजीशन है ना वो कमजोर लग रही है। हमारे पास नंबर्स हैं, मार्केट है, टैलेंट है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन बहुत है। मंदिर, मस्जिद, मटन, मुसलमान, ये सब इंटरनल नॉइज जो है वो एक्सटर्नल थ्रेट को आम लोगों के लिए इनविजिबल बना देते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितने खतरे में बैठे हुए हैं। ग्लोबल वॉर्स आज टैंक और मिसाइल से कम करेंसी, सप्लाई चेन, एनर्जी रूट और सैंक्शन से ज्यादा लड़े जाते हैं। और जो कंट्री इन लेयर्स को समझने में लेट हो जाता है वो बस रिएक्ट करता है, लीड नहीं करता है। इंडिया भी चाइना की तरह अमेरिका को रेजिस्ट कर सकता था, लेकिन पिछले 10-20 सालों में हमने वो ग्रोथ नहीं देखी, वो फोकस नहीं देखी जो आज हमें अमेरिका के बराबरी या कम से कम उन्हें लाल आंख दिखाने लायक रखता। उधर चाइना ने ये बात चुपचाप से देखी है, समझी है। उसे पता है कि यूएस ने जो वेनेजुएला में किया कल वो खुद ताइवान में कर सकता है, और तब उसे यूएस आंख दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। कल को रातों रात चाइना भी ताइवान की लीडरशिप को अरेस्ट करके बिना आइलैंड को फिजिकली ऑक्यूपाई किए उसे अपना हिस्सा घोषित कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर चाइना ताइवान के खिलाफ यह कर सकता है, सोच सकता है, तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के रीजन्स कितने सेफ हैं? इस वेनेजुएला की कहानी से हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अपने मीडिया में हम अपने आप को विश्व गुरु चिल्ला सकते हैं, लेकिन आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि चाहे वो रशिया हो या चाइना हो, वो अमेरिका हो, कैसे एक न्यू इंपीरियलिज्म का खेल अब खेला जा रहा है और उसमें हमारी आवाज नहीं है। हमें अपनी आवाज को और ताकतवर करना होगा। हमें कोई बचाने वाला नहीं है, हमारा कोई एलाई नहीं है। और इसीलिए शायद पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देखा कि भारत देश के साथ कोई खड़ा नहीं था। अब हमें समझना होगा कि जुमलेबाजी छोड़कर हमें अपने देश को डेवलप करना होगा, अपनी शक्ति को आगे बढ़ाना होगा। नहीं तो आज तो वेनेजुएला के साथ हुआ है, आज तो इंडिया को इस तरीके से टैरिफ का धमकी दी जा रही है, कल इससे ज्यादा सिचुएशन हो सकता है जब चाइना हमारे ऊपर और अग्रसर हो जाएगा। अब जगने की जरूरत है। Quick thanks to Outskill for making this detailed episode possible. Outskill का लिंक मैंने नीचे देके रखा है। 2 दिन का वीकेंड एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस मास्टर क्लास में और डिटेल में जानने के बारे में, इसमें रजिस्टर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करिए। याद रखिए, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट।